तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए साइंस में अनसॉल्व पेपर्स ये हमारे पास है और इसमें का हम मॉडल पेपर हल करवा रहे थे और आपने देख लिया था जो हमारे पास इसमें मॉडल पेपर है। तो भी मॉडल पेपर का हमने खंड का को आपको हल करवा दिया था और आज इस वीडियो में हम खंड खा के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपका रसायन विज्ञान होता है और उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर हमने लिख लिया है। तो बारी बारी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनका आंसर देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्यूप्रिक सल्फेट के विलयन में जब लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो आयरन कॉपर को हटाकर फेरस सल्फेट बनाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रतिस्थापन, अपघटन, योगात्मक अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। तो सीधी सरल सी बात है, यहाँ पे हटाने की बात आई है। जब भी कोई हटाता है तो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। पहला वाला विकल्प सही हो जाता है, हमने ऐसे लिखा है पहले वाले विकल्प को। अब बारी आ जाती है दूसरे प्रश्न की। यहाँ पे हम क्या देखते हैं? दूसरा प्रश्न कहा गया है कि क्षार जल में विलेय होते हैं जो परिवर्तित कर देते हैं नीले को लाल, लाल को नीले, जो वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे देखेंगे एक ट्रिक लिखा है भैया। ट्रिक देखिए, बात यह है कि नीला को लाल, लाल को नीला बार बार भूल जाना होता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है। लड़कियाँ क्या पहनती हैं? ब्रा, BRA। तो ब्लू से रेड बदलता है कौन? एसिड। नीले को लाल में कौन बदलता है? अम्ल। बस आप इतना से याद रखें, BRA, ब्रा। और उसके बाद आपको सब कुछ याद हो जाएगा, मतलब इसमें सब याद रहेगा। तो नीले से लाल अम्ल बदलता है, तो लाल से नीले में कौन बदलेगा? लाल से नीले में कौन बदलेगा? क्षार बदलेगा। बहुत बढ़िया, सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार से आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कहा गया है कि ठंडे जल से क्रिया करके मीथेन बनाता है। मतलब इनमें से कौन सा यौगिक है जो ठंडे के जल के साथ क्रिया करके मीथेन बनाता है? तो इसका सही जवाब है एल्युमिनियम कार्बाइड। तो हमने लिख कर रखा है एल्युमिनियम कार्बाइड, ठीक है, डी वाला विकल्प है। अब बहुविकल्पी प्रश्न इसमें समाप्त हो जाते हैं। आ जाता है छठा प्रश्न, जहाँ पे आपको टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। पहला क्वेश्चन है छठे का भर्जन से आप क्या समझते हैं? यानी भर्जन क्रिया को आपको समझाना है। भर्जन यानी कि रोस्टिंग, ठीक है। भर्जन यानी कि रोस्टिंग क्या होता है? अकेले या अन्य पदार्थों अकेले या अन्य पदार्थ के साथ सांद्रित अयस्क को मिलाकर गलनांक के नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में गर्म करने की अपक्रिया को भर्जन कहते हैं। अयस्क में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियां वाष्पशील ऑक्साइडों में परिवर्तित होकर वायु के साथ बाहर निकल जाती हैं। तो ऐसे में ये एक भर्जन के लिए एक इक्वेशन लिखा है, 2CuFeS प्लस O2 चेंज इनटू Cu2S और 2FeS साथ में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड अशुद्धि के रूप में निकल गया। और भी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक हल्की चीज़ लेकर के हमने इसको उदाहरण को समझाया है। छठे का खा वाला प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान लगाइए। यहाँ पे पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिका और आपके पास ये बेरियम है और इन सभी के बारे में आइए देखते हैं। तो इन प्रश्नों को हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है। पहले प्रश्न तो उतार लिया, फिर के यानी कि पोटेशियम है, परमाणु क्रमांक 19 होता है, इसकी संयोजकता हो जाती है 1। और जब इसकी संयोजकता 1 हो जाती है, चूंकि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। देखिए, पोटेशियम की संयोजकता है 1, ऑक्सीजन की संयोजकता है 2। तिरछा लगा दीजिए, K2O ये हो जाएगा आपका इसका ऑक्साइड। अब बात कर लेते हैं कार्बन की। परमाणु क्रमांक 6, संयोजकता 4 होती है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा भैया? देखिए, कार्बन लिखा है और ऑक्सीजन लिखा है। कार्बन की संयोजकता 4 है, ऑक्सीजन की 2 है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से ध्रुव 1 से ध्रुव CO2 ऐसे मिल गया। एल्युमिनियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 3 है, संयोजकता 3 है। तो भैया एल्युमिनियम यहाँ पे है और ऑक्सीजन से इसकी संयोजकता बात करनी है, तो इसकी 3 है, इसकी 2 होती है। तिरछा गुणा करेंगे, Al2O3 जो हो गई अपना इसका ऑक्साइड हो जाएगा। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं।
परमाणु क्रमांक 14 होता है, संयोजकता 2 या 4 ली जा सकती है। यहाँ पे इसकी संयोजकता हमने 2 ली है, ठीक है। तो इधर सिलिकॉन हो गया, इधर ऑक्सीजन, इसकी संयोजकता 2, इसकी यहाँ पे इसकी 4 ली गई है। ओके, 4 प्रयोग किया गया है, 14 है ना, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कार्बन के साथ है उसी सीरीज का ये है। और ये 2 हो गया, 2 से कट गया 1, और ये 2 तिरछा ले लिया, SiO2 ये हो जाएगा सिलिकॉन का ऑक्साइड। और अंतिम में बेरियम का ऑक्साइड की बात करेंगे तो बेरियम जो परमाणु क्रमांक है 56 और संयोजकता हो जाएगी 2। और बेरियम का जो होता है Ba हो गया, इसकी संयोजकता 2, ऑक्सीजन का 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, BaO2 BaO लिखिए, ये हो जाएगी इसका ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये प्रश्न होता है यहाँ पे समाप्त। और अगला वाले क्वेश्चन हम देखते हैं, जहाँ पे हमसे गा वाले प्रश्न में कहा गया है कि निम्न अपक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सभी यहाँ पे समीकरण दिए गए हैं, हम बारी बारी से सभी को यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखिए पहला वाला तो जो था उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसको बदलना था कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है, AQ लिखा है, ये जलीय विलयन होता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जब दोनों मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये जब दोनों मिलते हैं तो बनता है क्या, CaCO3। और ये नीचे की ओर एरो, यानी कि ये अवक्षेप बन रहा है, क्या बन रहा है, ये अवक्षेप बन रहा है। और H2 यानी कि एक लिक्विड तैयार हो रहा है, पानी जल, तो यहाँ पे अवक्षेप बनता है। ओके, तो नीचे वाला जो बी वाला है कि इसमें कहा गया है जिंक प्लस सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू जिंक नाइट्रेट, ठीक है, सॉरी, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट चेंज इनटू जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो यहाँ पे Zn यानी कि जिंक हो गया जो सॉलिड होता है, और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 यहाँ पे 2 लगाया गया है संतुलित करने के लिए। चेंज इनटू ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag, यहाँ पे चांदी यानी कि सिल्वर आपको प्राप्त हो गई है। तो ये रहा आपका संतुलित समीकरण। अब अगला वाला देखेंगे, यहाँ पे जो उसका है सी वाला पार्ट, जिसमें आपको एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड चेंज इनटू एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर इसमें रखना है। तो एल्युमिनियम Al2Al हो जाएगा जो सॉलिड में होगा। और कॉपर क्लोराइड बात कर लें CuCl2 हो गया, और इसके आगे 3 लगा दिया गया इसके संतुलन के लिए। और ये AQ है, जलीय विलयन है। चेंज इनटू 2LCl3 2AlCl3 हो गया प्लस 3Cu, ये कॉपर हो गया। सो ये पूरा बन चुका है संतुलित समीकरण। बेरियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, BaCl2 होता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, और पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, जो बनना था बन करके तैयार हो गया, खत्म भी हो गया। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7 शुरू हो जाता है, प्रश्नोत्तर संख्या 7। इसमें कहा गया है कि नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक या फिर परमाणु संख्या 7 का है, तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों के विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, और इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों, अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों। तो इसके लिए हमने आंसर लिखा है, पहले तो क्वेश्चन छाप लिया है। तो नाइट्रोजन में परमाणु क्रम संख्या 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, पहले को उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 बचे हैं, 5 2 7 हो रहा है। और ऐसे ही फास्फोरस लिखा, परमाणु क्रमांक 15 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 5, ठीक है, दोनों आखिर में 5 5 है, तो इसलिए वजह से ये 15वें समूह में स्थित है। अब बात यह आ जाती है कि किसी परमाणु की अपनी ओर इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या फिर विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। और ये किसी भी वर्ग या समूह में, यानी ऊपर से नीचे की ओर देखिए जो होता है उसको समूह या फिर वर्ग कहते हैं। इसके समूह या वर्ग में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ ये घटती है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ा देंगे तो इसके जो विद्युत ऋणता है वो कम हो जाएगी,
और ऐसे में नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युत होगा क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कम है। जिसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होता है, ठीक है, उसकी ऋण विद्युतता घट जाती है, विद्युत ऋणता कम हो जाती है। और आगे जो प्रश्न में देखने को मिल जाता है वो पीतल, यहाँ पे 7वें के खा वाला कहा गया है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले अपने तांबे के बर्तन को नींबू से धुलना शुरू कर दिया था, लेकिन वो गलत बात है। भाई क्यों नहीं रखने चाहिए, आइए देखते हैं। भैया पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखने चाहिए क्योंकि इनमें अम्ल मौजूद होता है जो इससे अपक्रिया करके हानिकारक यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण वश या खाने योग्य नहीं रह जाते हैं और अम्ल की अपक्रिया से धातु के बर्तन संक्षारित भी हो जाते हैं, यानी कि चुक जाते हैं। इसलिए न उसमें रखना चाहिए न उनसे ही धुलना चाहिए, ये ठीक नहीं होता है किसी भी स्थिति में। अब 8वें प्रश्न में आ चुके हैं। यहाँ पे 8वें का वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। देखिए 8वें में बहुत विधि प्रकार के प्रश्न हैं और रसायन विज्ञान से संबंधित ये आखिरी प्रश्न पूरा प्रश्नोत्तर संख्या रहता है और इसमें यहाँ पे 4 प्रश्न हैं फिलहाल, 1, 2, 3 और पीछे भी 4 है। तो पहले देखते हैं, पेंटेन के लिए आप कितने संरचनात्मक समावयवी का वितरण चित्रण कर सकते हैं। समावयवता जितनी होती है, तो पेंटेन के लिए क्या क्या होने वाली है वो आपको लिखना है। तो पेंटेन जो होता है वो होता है C5 और H12 ये होता है, और इसमें जो पहला वाला होने वाला है वो N पेंटेन होने वाला है। सीधी श्रृंखला CH3 CH2 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 CH3 ये सीधी श्रृंखला है, N पेंटेन कहलाएगा। आइसोपेंटेन जो दूसरा वाला होता है इसमें शाखित श्रृंखला होती है, CH3 CH, इसके साथ यहाँ पे CH3 जुड़ गया है, फिर आगे चलकर चेन में CH2 CH3 हो जाता है, काम खत्म हो गया। और नियोपेंटेन में जो होता है, देखिए बीच में कार्बन रखिए, CH3 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 चारों तरफ जोड़ दीजिए और ये बन जाएगा आपका समावयवता, मतलब ये भी पेंटेन ही है। और तो समावयवता खत्म हुई इसकी। अगला प्रश्न देखते हैं जो 8वें का खा वाला प्रश्न है। कहा गया है कि आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों को कैसे अलग कर सकते हैं। तो कैसे अलग कर सकते हैं आपको यहाँ पे समझना है। मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था शुरू में, लेकिन बाद में आंसर देखा तो पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो भाई बात ये है कि पहले हथौड़े से चेक कर लेते हैं। तो पहले एक प्रश्न के जब हम इनका धातुओं अधातुओं के नमूनों को कैसे अलग करेंगे, उसके लिए हथौड़े का प्रयोग करके हम चेक करेंगे। यदि हथौड़े से पीटने पर नमूना पतली चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो वह धातु है, और यदि नमूना टूट जाता है तो वह अधातु है, क्योंकि धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं और अधातुएं भंगुर होती हैं। तो ये था आपका ये इस प्रश्न का उत्तर। और मतलब हाँ ठीक है। अभी सभी उपकरणों का उपयोग करके, बाकी जो उपकरण आपको दिए गए हैं, बैटरी, स्विच, बल्ब, और हमने ज़बरदस्ती क्लिप भी लिया है और ये तार अरेंज करने के लिए सब कुछ ले लिया है। तो इसका उपयोग करके आप क्या करते हैं भैया, सभी उपकरणों को चित्र के अनुसार लगाकर क्लिप में नमूने को लगाने पर, ये जो हमारा क्लिप है यहाँ पे नमूने को लगा देते हैं। लगाने पर यदि बल्ब जल जाता है तो वह धातु है, अन्यथा वह अधातु है। चूँकि धातु विद्युत का सुचालक होती है और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। और इसके साथ ही इस प्रश्न में कुछ और भी चीज़ें ऐड की गई हैं। ये तो ए पार्ट हो गया। बी वाला पार्ट इसका है कि धातुओं एवं अधातुओं के विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। यानी जो ये अभी अपने परीक्षण किए हैं उससे क्या लाभ है, क्या मिलेगा। तो भैया हमने सबसे पहले तो आघातवर्धनीयता चेक की है। तो आघातवर्धनीयता से लाभ क्या होता है भैया, यहाँ पे लिखे धातुओं के आघातवर्धनीयता का गुण होने से उन्हें चादर के रूप में बनाया जा सकता है तथा उससे बक्से बनते हैं। ये गुण हो गया। दूसरा गुण हमने विद्युत सुचालकता और कुचालकता के बारे में देखा। तो विद्युत चालकता होने के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो ये हो गया उनके उपयोगिता का आकलन, यानी कि हम इसका आकलन कैसे करेंगे, तो ये गुण किस काम में आएगा।
और अब जो प्रश्न आ जाता है 8वें का ग नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है कि निम्न अपक्रियाओं में उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत तथा अपचयित पदार्थों का पहचान कीजिए। तो किसका हो रहा है, दोनों इक्वेशन को हमने यहाँ पे लिख लिया है। देखेंगे कि पहला है 4Na प्लस O2 चेंज इनटू 2Na2O। तो भैया बात यह है कि ऑक्सीकरण उसका होता है जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है। तो सोडियम के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सोडियम अकेला है अब जुड़ गया, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो सोडियम हो रहा है उपचयित पदार्थ है क्योंकि इसका उपचयन हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। और कौन अपचयित हो रहा है, यानी कि देखिए ऑक्सीकरण और उपचयन होता है, तो ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन, ठीक है, इसे उपचयित पदार्थ कहेंगे, तो इसका उपचयन हो रहा है। तो उसके अलावा जो बचता है यहाँ पे उसका हो रहा होता है अपचयन। तो अपचयन वाले की जगह पे ऑक्सीजन हमने रख दिया। ठीक, अब दूसरे वाले में देख लेते हैं CuO प्लस H2 चेंज इनटू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है Cu प्लस H2O। यहाँ पे उपचयित पदार्थ कौन सा है, किसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अभी अकेला है उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये उपचयित पदार्थ हो गया। और बात कर लेते हैं अपचयित पदार्थ की, तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए या फिर ऑक्सीजन अलग हो जाए वो हो रहा है अपचयित। अब यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन अलग हो गया तो ये अपचयित हो रहा है। और यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको CuO लिखना चाहिए कि या Cu लिखना चाहिए, मेरे ख्याल से Cu ही लिखना चाहिए, वही आपका सही जवाब है। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया है। तो अगला जो प्रश्न है 8वें का घ नंबर प्रश्न, घ से घर वाला, इसमें कहा गया है कि क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, ये आयन है भैया, एक के मतलब जलीय विलयन की बात हो रही है, उसको छोड़ देते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। आपको पता होगा कि अर्हेनियस ने बताया था, अर्हेनियस ने बताया था कि जब कोई भी जो यौगिक है या फिर विलयन है, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित है तो वो अम्ल है, और OH आयन उपस्थित है तो क्षार है। तो क्या क्षार में OH हाइड्रोजन आयन होता है, तो इसका जवाब है हाँ, जो क्षारक होते हैं उसमें भी हाइड्रोजन आयन होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन आयन होता है, देखिए भैया हाँ, क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होता है, फिर भी ये क्षारकीय होते हैं क्योंकि इसमें OH आयनों की सांद्रता जो होती है हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता से कहीं अधिक होती है। तो जिसकी सांद्रता ज़्यादा रहेगी वो उसी प्रकार का होगा। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा हो गई तो अम्ल हो गया, OH आयन की सांद्रता ज़्यादा हो गई तो क्षार हो गया। ठीक है, क्षारक हो गया। अब यहाँ पे अथवा वाला हिस्सा लिखा है, यानी 8वां प्रश्न में जो पूरा अभी तक हमने बताया 8वें में, या तो आप उसमें से सभी कर लीजिए या फिर इन तीनों में से सभी कर लीजिए, मतलब दोनों नहीं करना है, मिला जुला रुख नहीं अपनाना है कि एक ही में से एक ही में से, या तो ये तीनों कीजिए या तो वो तीनों कीजिए, यही आपके इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। आप देखिए मतलब तरीका होगा देने का। अब 8वें का वाला अथवा वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यदि आप लिटमस पत्र यानी लाल और नीले को साबुन में जांच करें तो आपका प्रेक्षण क्या होगा। तो भैया अगर लिटमस पेपर को साबुन में डाला जाएगा तो क्या होगा। देखिए साबुन होता है क्षारकीय प्रकृति का, यानी वो क्षार होता है, इसलिए वह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, लेकिन नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, लाल को नीला कर देगा लेकिन नीले पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो क्षार है। ठीक है, वो क्षार है, इसकी वजह से ऐसा होता है। तो 8वें का वाला अथवा वाले सेक्शन का हो चुका है। अब है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का शोधन करने की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए। सो एल्युमिनियम के शोधन के लिए एक लंबी सी विधि होती है, विद्युत अपघटन विधि, या फिर इसको हूप विधि भी कहा जाता है। तो एल्युमिना के विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्युमिनियम धातु में अनेक अशुद्धियां होती हैं, इनको हूप विधि से शुद्ध किया जाता है। यह एक विद्युत अपघटनीय विधि है। एनोड के रूप में कार्य करने वाले कार्बन अस्तर लगे होते हैं और लगे एक लोहे के पात्र में सबसे नीचे तांबा और सिलिकॉन युक्त एल्युमिनियम की मिश्रित धातु लगी होती है जो चालक का कार्य करती है, और इसके ऊपर अशुद्ध एल्युमिनियम धातु का गलित
रखा जाता है, यानी पिघली हुई रूप में रखा जाता है। इसके ऊपर सोडियम और बेरियम और एल्युमिनियम के फ्लोराइड और फ्लोराइडों के मिश्रण तथा Al2O3 का गलित रखा जाता है, जो वैद्युत अपघटन का कार्य करता है। सबसे ऊपर पिघले हुए शुद्ध एल्युमिनियम की परत होती है, जो कि कैथोड का काम करती है, जिसमें चालक का काम करने हेतु एक ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। और चित्र आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, अभी चित्र के बारे में चर्चा करेंगे। और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध एल्युमिनियम से शुद्ध एल्युमिनियम ऊपर की सतह पर आ जाता है। इतनी ही मात्रा में अशुद्ध एल्युमिनियम को पात्र में लगे कीप द्वारा डाल दिया जाता है। यहाँ पे कीप लगा रहता है और डाल दिया जाता है, तैर के एल्युमिनियम ऊपर आ जाता है, उसको कांच के मतलब अलग करके निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ पे गांव में कहते हैं कांच के निकाल लेते हैं, तो वो वाली बात अलग है। भाई आगे बात करते हैं, वो पात्र में लगे कीप द्वारा डाल दिया जाता है। इस प्रकार शुद्ध एल्युमिनियम नीचे पात्र में एनोड के ऊपर परत कैथोड पर आ जाता है, यानी कि एनोड के ऊपर कैथोड के पास शुद्ध आ जाता है और अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटने वाला जो चित्र है, ये पूरा पात्र है और नीचे एक परत है और एल्युमिनियम फ्लोराइड है, ये सब अशुद्धियों के साथ में डाल दिया गया है। ग्रेफाइट के छड़े हैं, बिजली यहाँ से आ रही है और नीचे यहाँ से भी ऐड की जाती है, और फिर जो आता है शुद्ध हो जाता है, शुद्ध निकाल लेते हैं और स्पेशल वाला फिर डालते चले जाते हैं। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। और अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं, जो कि है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। तो भाई बात आ गई एल्कोहल और ग्लूकोज की, कि वो क्या होते हैं कि उनमें भी तो हाइड्रोजन होता है, पर उनका वर्गीकरण जो है आप नहीं करते हैं अम्ल की भांति। तो इसका उत्तर बहुत आसान सा है। यद्यपि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन आयन होता है, पर वे हाइड्रोजन होता है, सॉरी आयन नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है, पर वे विलयन में आयनीकृत नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अगर हमने कह दिया होता तो गलत हो जाता है। हाइड्रोजन होता है, पर वो विलयन में आयनीकृत नहीं होते और हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। इस तथ्य से साबित होता है कि उनके विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, और जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं तो वो अम्ल की श्रेणी में भी नहीं रखे जाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा एक बीकर ले लिया है और एक कार्क है, कार्क टुकड़ों पर 2 कील लगा दिया गया। इन दोनों को बैटरी से, बल्ब से और कुंजी से जोड़ दिया गया है। कुंजी ऑन की, तारों को यहाँ पे कीलों पे छुआ दिया है। अगर ये विद्युत का चालन करने का सक्षम रखता है ये विलयन, तो ये बल्ब जलने लगेगा, और नहीं तो नहीं जलेगा। तो यहाँ पे इस विलयन में एल्कोहल या ग्लूकोज का जलीय विलयन डाला गया है, दोनों को मिला के नहीं, अलग अलग डाला गया है। एक बीकर में एल्कोहल या ग्लूकोज का विलयन लिया, कार्क पर 2 कीले लगाकर उसे विलयन में डाला। कीलों को 6 वोल्ट बैटरी के साथ बल्ब व स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। अब धारा प्रवाहित करने पर विद्युत चालन नहीं होता है, यानी कि बल्ब नहीं जलता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एल्कोहल और ग्लूकोज में जो होता है अपना विद्युत का चालन नहीं होता है, तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी नहीं होते हैं। हाइड्रोजन आयन नहीं होते हैं तो वो अम्ल, मतलब अम्ल नहीं होगा। हाइड्रोजन होता है लेकिन हाइड्रोजन आयन नहीं होते। और बस इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन पूरा समाप्त हो जाता है, और इसके बाद जीव विज्ञान आएगा, और जाहिर सी बात है इसे लाएंगे हम अगले वीडियो में।